एपिसोड की शुरुआत में सी और शू हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आए थे और ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। अब सी यहाँ पर बहुत कुछ सोच रही थी और अचानक से वो अपने आप को एक थप्पड़ मारती है, पर उसका पेन शू को फिर, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि अब उसे सब कुछ बिलीव हो गया है और वो फिर उसे हक कर लेती है। पर शू उसे छोड़ने के लिए बोलता है, पर फिर सी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें टच करने के पैसे दे दूंगी। फिर वो उसे बोलने लगती है कि आपको ना एक हक की ज़रूरत है, आपको फीलिंग नहीं होती ना, इसीलिए आप इतनी कोल्ड हो। शू अब यहाँ से किस तरीके से खुद को छुड़ाता है। शू बोलता है कि अब तुम ये सब कुछ किसी को मत बताना, क्योंकि कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगली सुबह जब शू अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था, तभी सी उसके पास आकर बोलती है कि मैंने सारी रात सोचा और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कि मेरा पेन आपको फील हो रहा है और आपकी फीलिंग्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अभी हमको खुद को चेंज करना चाहिए। शू बोलता है कि क्या इसका तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शू को सी ने एक चेयर पर बांध दिया था। फिर सी भागते हुए आकर उसे टकरा जाती है, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। वो बोलती है कि अरे इंटरनेट पर तो लिखा हुआ था कि धक्का लगने से सोल भी एक्सचेंज हो सकती है, तो भला हम लोग क्यों नहीं ठीक हुए अभी तक। शू बोलता है कि तुम इंटरनेट पर से आइडिया लेकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, पर सी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और आइडिया है। फिर वो एक प्लग लेकर आती है और बोलती है कि हम दोनों ने एक साथ खुद को शॉक देंगे, जिसके लिए शू तो नहीं मानता। तो सी उसके ऊपर आकर उसे प्लग से शॉक लगाने का ट्राई कर रही थी, पर तभी येनशिन वहाँ पर आ जाता है और दोनों को इस तरह देखकर वो अपना फेस छुपा लेता है, जिसे यहाँ पर देखकर सी उठ जाती है और उसके पास जाकर उसे बोलती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया ना, तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। तो येनशिन बोलता है कि मैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था, और उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि युनजू से मिलने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि अगर युनजू ना भी जीते तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ उसे एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना है। जब तक वो सुंदर लगेगी तब तक हमारे प्रमोशन के लिए बहुत सारी डील्स आएंगी। ये सुनकर मिस्टर ली उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। युनजू आकर उन्हें रोकती है, तो मिस्टर ली उसे बाहर आके बोलते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारा पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम वापस से कुंगू आ जाओ। लेकिन युनजू बोलती है कि आपने भी मुझे पैसे के लिए यूज़ किया है, मैं जो भी पैसे जीतती थी उन्हें आप टीम को खिलाने में उड़ा दिया करते थे, और यहाँ पर तो मुझे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर मिस्टर ली यहाँ पर उसके लिए सूप लेकर आए थे, जिसे देखकर युनजू बोलती है कि ये सूप मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ आप बोलते थे इसीलिए मैं पीती थी। जो बात सुनकर मिस्टर ली को बहुत ही बुरा लगता है। इधर ऑफिस में येनशिन शू को बताता है कि जिस पब्लिक अकाउंट से आपको हेट मिल रही थी वो ज़ी शाओ का है। शू बोलता है कि वो भला ऐसा क्यों कर रहा है। तो येनशिन बोलता है कि अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी के पीछे जाएगी तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगेगा, और वो ये सब ज़रूर सी के लिए कर रहा है। सीन अब सी पर आता है, जिसे वे मैसेज करके बताती है कि उसने ज़ी शाओ को सब कुछ बता दिया है। ये बात सुनकर सी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और ज़ी शाओ भी अब उससे मिलने के लिए बोलता है। इसीलिए सी भागती हुई उसके पास जाती है, जहाँ ज़ी शाओ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि वो भला क्यों शू के साथ रह रही है। सी यहाँ पर उसे गुस्सा करने से मना करती है और बोलती है कि इस सब की वजह से कुंग फू क्लब का कंस्ट्रक्शन अभी तक रुका हुआ है। ज़ी शाओ बोलता है कि तो तुम इसीलिए ये सब कर रही हो। इसी बीच शू भी इन दोनों को ऊपर से देख लेता है, जहाँ पर ज़ी शाओ उसे हक कर लेता है, पर सी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी शू यहाँ पर इन लोगों को आवाज़ लगाता है और सी को उसके लिए खाना लाने के लिए बोलता है। इसलिए वो ज़ी शाओ से बाद में मिलने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। शू फिर ज़ी शाओ से बोलता है कि वो भला उसके अगेंस्ट काम क्यों कर रहा है। तो ज़ी शाओ बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे जॉब से निकाल दो। पर शू कहता है कि तुम मुझे पैसे कमा के दे रहे हो तो भला मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सी शू से पूछती है कि क्या आप जेलस फील कर रहे थे क्योंकि हम दोनों ने हक किया। पर शू बोलता है कि तुम्हारे एक्स को लगता है कि हम लोग लवर्स हैं, इसलिए उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर करनी ही थी मुझे। अब रात में सी एक सोलर पोल लेकर शू के रूम में आती है, जिसे वो ले जाकर सीधा बालकनी में रख दिए। इसी बीच शू भी उठ जाता है और उससे पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। सी बोलती है कि मैंने इंटरनेट पर देखा अगर बिजली का झटका लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शू कहता है कि इतना अच्छा वेदर है, बड़ा बाहर कहाँ से बिजली आएगी। लेकिन तभी अचानक से बिजली कड़कती है, जिसे डर के मारे सी शू के ऊपर चढ़ जाती है। शू फिर सी को बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ अपने इंटरनेट वाले आइडियाज़ मुझ पर मत आजमाओ और बुक रीड करो। पर सी उसके पास आकर बोलती है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होना, क्योंकि मुझे तो फील ही नहीं हो रहा। अगले सीन में ऑफिस में वान सी से मिलने के लिए आती है और वो येनशिन को सी से मिलाने के लिए उससे हेल्प मांगती है, पर येनशिन उसे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे इरिटेट होकर वान खुद ही ऑफिस के अंदर जाने लगती है। इधर सी स्टेपलर से पेपर प्रिंट कर रही थी, जिसे देखकर शू पूरे ऑफिस के सामने बोलता है कि भला तुम इतना डेंजरस काम क्यों कर रही हो। ये सब कुछ वान भी देख लेती है, तो उसे अंदर जाकर शू को बोलती है कि आप लोगों के सामने ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ एक स्टेपलर ही तो था और मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, बिना कुछ करे मैं भला पैसे कैसे लूँ आपसे। तभी येनशिन आकर सी के पास बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तुमसे मिलना चाहती है, और दोनों शॉक होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो वो बताता है कि वान, पर शू बोलता है कि बिल्कुल नहीं,
वो तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट गर्ल है, तुम मुझसे नहीं मिलोगी। सी बोलती है कि वो मेरी कोच है, उसने मुझे काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस किए जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। लेकिन शू फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यनशिन उसके कान में बोलता है कि अगर वान से सी को मिलने नहीं दोगे तो सबको ऑफिस में मैं बता दूंगा कि तुमने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो बात सुनकर शू उसका हाथ छोड़ देता है और फिर सी वान से मिलती है, जहाँ पर वान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में शू पसंद करता है, वो कितना अजीब बिहेव करता है। पर सी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो ना थोड़ा सा पागल है। जो बात सुनकर वान बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें एक पागल के साथ काम करना पड़ रहा है, और दोनों एक दूसरे को हक करती है। अब जब सी यहाँ से जाती है तो यनशिन वैन के पास आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। वैन उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वो बताता है कि मुझसे शादी कर लो। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, ये ना कुछ जल्दी हो गया, चलो हम लोग ना पहले डेट करते हैं। जिस बात पर वान ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। यनशिन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर यनशिन उसका कॉलर खींचकर उसे अपने पास लेकर आती है और इन दोनों का यहाँ पर एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर यनशिन अब उसे कल डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिस बात पर वैन स्माइल करती है। इधर से ऑफिस में थी और उसे वो का मैसेज आता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जब शो विंडो से देखता है कि सी वहाँ पर नहीं है तो वो यनशिन से उसके बारे में पूछता है, पर यनशिन बोलता है कि उसको छोड़ो और काम पर ध्यान दो। राइटर्स के अंदर हेलू नंबर 1 पर है और मिस्टर वू से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा क्योंकि मिस्टर वू ने बहुत ही अच्छे राइटर्स को काफ़ी बड़े प्राइस देकर खरीद लिया है और इस बार अगर मैं वो नहीं मिला तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब रात में सी शू के घर में खाना बना रही थी, तब उसके हाथ में गर्म पानी के छींटे लग जाते हैं जिसका पेन शू को होता है। वो किचन में जाकर उसे यही सब करने से मना करता है, पर सी बोलती है कि मैंने सूप बनाया, टेस्ट कर लो, और वो स्पून से उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है, जहाँ वो टेस्ट करते हुए उसे टीज करके बोलता है कि इसमें नमक कम है। जो सुनकर सी उसी स्पून से टेस्ट करने लगती है, पर शू बोलता है कि तुम कितनी अनहाइजीनिक हो, इसमें से मैंने अभी टेस्ट किया और फिर तुम भी उसी में से खा रहे हो। वो उसे दूसरा स्पून देने के लिए बोलता है। फिर दोनों सूप लेकर टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सी बोलती है कि मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विशिंग पॉइंट में मिल जाएगा। लेकिन शू बोलता है कि मुझे अब आदत हो गई है और जो जैसे चल रहा है उसे ऐसे ही रहने दो। पर सी बोलती है कि आप किसी के पेन को फील नहीं करते, इसलिए वो लोग आपके दुश्मन हो गए हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। शू बोलता है कि मैं अब तो काफ़ी कुछ जान चुका हूँ, जैसे कि पीरियड्स में जो पेन होता है उसके बारे में जाना। मैं गर्ल्स को और ज़्यादा समझने लगा और उनके पेन को फील किया, जिसकी बात सी भी समझ जाती है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सो अंदर जाती सब थैंक यू बोल रहे। सी तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती, पर तभी एक स्टाफ उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से शू बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उसने सारी गर्ल्स को पीरियड्स के दिनों में 3 दिन की छुट्टी दी है। ये सुनकर सी बहुत ज़्यादा खुश होती है और शू को जाकर थैंक यू बोलती है। तब शू उसे बोलता है कि तुम्हें कैसा लगता है कि जब तुम किसी और की फीलिंग्स को फील करती हो। तो सी बोलती है कि मैंने बहुत कुछ देखा है जब कोई अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को खो देता है, और जो ओल्ड लोग होते हैं वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए काम वगैरह करते रहते हैं, वो भी तो हमारी तरह ही इंसान है, उनकी पेन को भी मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। शू बोलता है कि पर मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, जब मैं ओल्ड होऊंगा ना मैं तब भी रिच और हैंडसम रहूंगा। ये बात सुनकर सी मन में बोलती है कि पता नहीं क्यों आज आपने बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, और स्माइल करती है। अब वो उसके सामने खड़ी होकर उसे घूर ही रही थी, तभी शू से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी गलती से शू के ऊपर गिर जाता है, जिसे सी साफ करने जाती है, पर वो शू की चेयर बेंड होने की वजह से उसके ऊपर ही गिर जाती है। शू से बोलता है कि तुमने जानबूझकर किया ना मुझे टच करने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर यनशिन आ जाता है और दोनों को ऐसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और बोलता है कि आज ना मैं बिजी हूँ इसलिए रात को नहीं मिल पाऊंगा। जो सुनकर शू से इशारा करके यहाँ से जाने के लिए बोलता है और सी भी शू को सॉरी बोलकर शर्ट लेने के लिए जाती है। इसके बाद जब ये दोनों कार से कहीं पर जा रहे थे तभी शू किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सी उसकी बातें यहाँ पर सुनने का ट्राई करती है और उसे मिस्टर वू की बात याद आती है कि वो शू की स्पाई है, पर तभी उसे जी शाओ का कॉल आता है जो बोलता है कि उनसे को चोट आई है, वो बिजी है इसीलिए इसके पास वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए सी अब शू से बहाना लगाती है और बोलती है कि उसकी सिस्टर स्कूल में बेहोश हो गई और उसे जाना होगा। शू कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, पर सी उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए उसके बोलने पर वो कार से उतर जाती है। अब वो फटाफट से युनजो के पास जाती है और उसे देखकर युनजो को अच्छा नहीं लगता। वो उससे पूछती है कि जी शाओ कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो बिजी है इसीलिए उसकी जगह पर वो आई है। युनजो उससे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से बात करती है, जो देखकर सी रोने लगती है। तब युनजी बोलती है कि जब बचपन में हमारा मैच हुआ था तब तुम जीत गई थी, पर तुम घंटों तक रोती रही थी, बल्कि रोना तो मुझे चाहिए था, और तभी से मैं समझ गई थी कि हम लोग एक नहीं हैं। सी उसे बोलती है कि तुम सारी बातें अपने दिल में रखती हो और दूसरों को गिल्टी फील करवाती हो, तुम्हें आखिर मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। युनजो कहती है कि तुम जी शाओ से दूर रहो, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता है। जो बात सुनकर सी एकदम टूट जाती है। वो जी शाओ को टेक्स्ट करके बोलती है कि वो युनजो से नहीं मिल पाई तो वो चले जाए और साथ में उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज भी लेकर जाए। अगली सुबह जब सी वॉक के लिए जा रही थी तो शू उसे रोकता है क्योंकि उसे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती।
वो उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तब सी बताती है कि वो सारी रात रो रही थी और बोलती है कि मैं दूसरों की फीलिंग फील कर सकती हूँ, पर मैं अपनों को ही नहीं समझ पाती। जिस पर शो उससे पूछता है कि क्या किसी ने उसे कुछ कहा, लेकिन इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती और वॉक करने के लिए जाने लगती है। शो से रोककर बोलता है कि अभी बहुत ही डेंजरस है बाहर जाना, पर सी बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम हमारी प्राइवेट लाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे, और ये कह के वो बाहर चली जाती है। अब जब वो जॉगिंग कर रही थी तब उसके पीछे शो भी आ जाता है। सी उसे बोलती है कि आप भला ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो सी को बिल्कुल भी पेन नहीं होने देना चाहता था। तभी एक स्कूटी पीछे से आती है और सी को लगने वाली थी। अब शो यहाँ पर उसे बचा तो लेता है, लेकिन सी का पैर मुड़ जाता है। शो अब उसके पैर को टच करता है और बोलता है कि तुम्हें मोच आई है, पर सी को ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था। शो अब उसे कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है, और क्योंकि सी को भूख लग रही थी तो वो एक शॉप के पास रुककर खाने का सामान लेता है और मिल्क भी लेता है। घर पहुंचकर अब जब ये लोग खा रहे थे तो सी मिल्क शो को दे देती है और बोलती है कि मुझे मिल्क पसंद नहीं है। फिर वो उसे बोलती है कि आखिर तुम खुश क्यों हो। जो बात सुनकर शो फ्लैशबैक में याद करने लगता है कि जब उसकी मॉम उसे मिल्क दिया करती थी। प्रेजेंट में अब वो उसे जल्दी खाने के लिए बोलता है और पैनिक करने लगता है, जो देखकर सी समझ नहीं पाती कि आखिर ये भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद यनशिन, शो और सी हेल्यू से मिलने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर शू सी को भारी रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हेलू थोड़ा सा सन की किस्म का आदमी था और वो अपने घर वालों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। सी को अब यहाँ पर मिस्टर वू की बात याद आती है कि अब वो हेज ग्रुप के अगेंस्ट वर्क करेगी, इसीलिए अब सी अपना पैर जोर से दीवार में मारती है, जिसका पेन शू को फील होता है। अब क्योंकि उसे डर था कि उसे और कहीं ना लग जाए, इसीलिए वो उसे अपने साथ अंदर तो ले जाता है, लेकिन जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी वो उसे वहाँ पर नहीं ले जाता, इसीलिए सी को भारी रुकना पड़ता है। सीन अब युनजू पर आता है जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, और जी शो से मिलने के लिए आता है, जो कि अपने साथ उसके लिए स्ट्रॉबेरी भी लेकर आया था। ये देखकर युनजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जी शो को खिलाने लगती है। वो उसे माफ़ी मांगता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि वो अपने कुछ काम में बिजी था, पर युनजू उसे माफ़ कर देती है। फिर हम सी को देखते हैं जो कि अंदर क्या बात हो रही है सुनने का ट्राई कर रही थी। इधर हेली शो को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। वो बोलता है कि तुम्हारे फेस पे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, नहीं तो एकदम बेवकूफ़। जो सुनकर सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता है और वो सोचती है कि आखिर अंदर ऐसी क्या बात हो रही है, जो कि शो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हेली उसे बोलता है कि मिस्टर वू या फिर उसमें से जो भी उसे ज़्यादा पैसे देगा वो उसकी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सी उन दोनों से पूछती है कि मीटिंग कैसी हुई, तो यनशिन बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब ये लोग जब कार में थे तब सी उससे पूछती है कि क्या हेली ने तुम्हें ऐसा कुछ बोला जिससे कि तुम्हें गुस्सा आया हो। इस पर यनशिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो गुस्सा है, पर सी यहाँ पर बात को किस तरीके से घुमा देती है। शू बोलता है कि हेली खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और दूसरों को नीचा दिखाता है, उसको अपनी तरफ करने के लिए उसको कुछ पसंदीदा चीज़ के बारे में पता करना है और उसी से हमारी हेल्प होगी। ये सारी बातें सी रिकॉर्ड कर लेती है और मिस्टर वू को सेंड कर देती है। इसके बाद सी जब कार में थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे शू के अगेंस्ट नहीं जाना था। शू भी यहाँ पर उससे पूछता है कि वो इतना चुप क्यों है, तो सी बोलती है कि मुझे बुरा लगता है कि आपकी फीलिंग जो कि प्राइवेट है वो मुझे पता लग रही है। शू से यहाँ पर समझाता भी है, पर सी को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसने शू के अगेंस्ट मिस्टर वू को इन्फॉर्मेशन दी थी। अब जब ये लोग कार से घर लौट रहे थे तब सी कार रोकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे प्लांट बाय करना था जिसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी बेच रही थी। शू उसे मना करता है पर सी नहीं मानती, पर तभी शू को सी की बात याद आती है कि ओल्ड लोग कैसे अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए वो मान जाता है और सी ओल्ड लेडी से एक बहुत ही सूखा प्लांट लेती है। शू बोलते हैं कि ये घर जाते जाते ही मर जाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीद रही हो। सी बोलती है कि ये प्लांट कोई नहीं खरीदेगा और इनका लॉस होगा, इसीलिए मैं इस प्लांट को ले रही हूँ। जो सुनकर शू बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, इसके पैसे मैं दे दूंगा, और कार में बैठ जाता है। घर जाकर सी उस प्लांट को पानी देती है। तब शू बोलते हैं कि ये मर जाएगा, आखिर तुम इसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो। पर सी बोलती है कि जब इसे पानी और सनलाइट मिलेगी तो ये अच्छे से ग्रो करेगा, और बताने लग जाती है कि जब भी वो बचपन में उदास होती थी तो उसकी मॉम उसे एक ड्रेस में जैस्मिन लगा देती थी। शू को भी याद आता है कि उसकी मॉम भी ऐसा ही करती थी, इसलिए वो उस प्लांट को फेंक देने वाला था, पर सी उसे टिकल करती है जिससे कि शू हंसने लगता है। जो देखकर सी उसे बोलती है कि आप तो एकदम मन से हंसे अभी, जिसकी इस बात पर वो भी सोचने लगता है कि क्या मैं सच में अभी हंसा था। सी अब वापस उसे टिकल करती है और शू हंसने का ट्राई करता है, लेकिन उसे नहीं होता। इस बीच वो मौका देखकर प्लांट लेकर चली जाती है और बोलती है कि वो इसको अपने रूम के अंदर रख लेगी, जिसके जाने के बाद शू खुद को ही टिकल करके हंसाने का ट्राई करता है। इसके बाद हम जी शो को देखते हैं जो कि अपनी कलीग को बोलता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो पता चलेगा कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर युनसू आती है, जिसे देखकर उसके कलीग को ऐसा लगता है कि युनसू उसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर युनसू स्माइल करती है, पर जीशा उसे भगा देता है और दोनों डिनर के लिए जाते हैं। इधर सी को मिस्टर वू का कॉल आता है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाती है। वहीं जीशा और युनसू डिनर कर रहे थे, तब जीशा उसे एक फाइटिंग शो बनाने के बारे में एडवाइस मांगता है। युनसू बोलती है कि ये सब तुम सी के लिए कर रहे हो ना। जीशा बोलता है कि ये सब मैं मिस्टर ली और कुंगू के बाकी सारे मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ ताकि उनका ड्रीम पूरा हो सके।
जिस चीज़ के लिए युनसो भी मान चाहती है। वहीं जब सी घर लौटती है तो शू उसका वेट कर रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी, तो सी बोलती है कि मैं बिस्किट लेने के लिए गई थी। फिर वो उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने ढूंढ लिया कि हेली को कैसे मैनेज करना है, पर शू उसे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन सी फिर से मिस्टर वू की बात याद करती है, जहाँ पर उसने कहा था कि अगर तुम्हें कुंगू को बचाना है तो उसे मिस्टर वू की हेल्प करनी होगी। तभी वहाँ पर येनशिन आता है, जो बोलता है कि हमने जो तरीका निकाला है उसे ज़रूर हेलियो मान ही जाएगा, लेकिन वो इससे और ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता, जिस वजह से सी के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। वो उसे फिर यहाँ पर उसके लिए कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है, तो सी भागती हुई शॉप पर जाती है। वहाँ पर जी शॉप भी था और उसे बोलता है कि उसने एक शो अरेंज किया है जिससे कि कुंगू की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और मेंबर्स भी, जिसे तुम्हें शो के साथ नहीं रहना पड़ेगा। जो सब सुनकर वो उसे थैंक्स बोलती है और कॉफ़ी लेकर चली जाती है। फिर हम शो को मीटिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर येनशिन और एक स्टाफ थी और उनको पता चलता है कि हेली को साइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने यहाँ पर साइनिंग शोज भी लॉन्च करेंगे, जिससे कि उनकी कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। सी भी यहाँ पर कॉफ़ी देने के लिए आई थी और उसने सब कुछ सुन लिया। जब मिस्टर वू के आते ही वो उन्हें मैसेज करके सब कुछ बता देती है और मिस्टर वू के आदमी पहले से ही हेलियो के ऑफिस में थे, जहाँ पर उनको शो के आइडिया के बारे में भी पता चल गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिलेगा। लेकिन इधर सी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अगर शो को पता चल गया कि उसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है तो शो उसे मार ही डालेगा। तभी येनशिन और दूसरा स्टाफ हेलियो के ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। उनको पक्का पता था कि कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिलेगा। शू भी यहाँ पर उनके साथ नहीं चाहता और सी को एक कैफ़े चलने के लिए बोलता है, जहाँ कैफ़े में जाकर सी बोलती है कि आपको टेंशन हो रही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या फिर नहीं, जिस पर शू बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। और फिर पूछता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने एक बॉक्सिंग शो प्लान किया है, वो भी फीमेल के लिए, तो क्या वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। सी बोलती है कि आखिर मुझे क्या पता कि उसे भी बॉक्सिंग पसंद है। उसी वक्त शू को येनशिन का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि हम लोग लेट हो गए और ये कॉन्ट्रैक्ट हार गए हैं, जो बात सी भी सुन लेती है। अब येनशिन और शू बात कर रहे थे, जो येनशिन बोलता है कि जो आइडिया आपने निकाला वो मिस्टर वो कभी भी नहीं ला सकते थे, भला उनको कैसे पता चला कि हालू को सिंगिंग पसंद है। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ने किसी ने लीक की होगी। उस वक्त हमारे सिवा वहाँ पर सी भी थी। इधर हम सी को देखते हैं, जो कि मिस्टर वो से बात कर रही थी कॉल पर, जहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे पैसे देने की बात करते हैं, पर सी ये सब पैसे के लिए नहीं बल्कि कुंगू के लिए कर रही थी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर येनशिन आता है और उसे बोलता है कि तुमने ये लीक किया है ना, तुम ही स्पाई हो ना मिस्टर वू की, पर सी उसे मना करती है और समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शो आता है, जो बोलता है कि मिस्टर वू की प्रोफेशनल टीम बहुत ही अच्छी है, उन्होंने शायद हलू की हॉबीज़ के बारे में पता लगाया होगा। तभी येनशिन बोलता है कि आप सी पर ट्रस्ट करते हो, तो शू बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है, जो सुनकर सी को बहुत ही बुरा लगता है। येनशिन बोलता है कि अगर तुमने पैसे लेकर ये सब किया है और शू को धोखा दिया है ना, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, जो सुनकर सी बहुत डर जाती है। पर येनशिन कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, अगर शू को तुम पर ट्रस्ट है तो मुझे भी तुम पर ट्रस्ट है। तभी एक स्टाफ आकर उनको बताती है कि किसी ने ये बात लीक कर दी है कि हालियो हेज कंपनी का राइटर अब हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हमारी कंपनी अब लॉस में जाएगी। शू एक बहुत ही खड़ूस लीडर है, इसीलिए उसके फॉलोअर्स दिन ब दिन कम हो जाएंगे। तो शू बोलता है कि ये सब जरूर मिस्टर वू ने ही लीक कराया होगा, वो मुझे कमज़ोर करके फिर से चेयरमैन बनना चाहते हैं। ये सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर वू सी को स्पाई बनाने के लिए ऑफर करता है, पर सी उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, ये सब गलत होगा। मिस्टर वू कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की है तो शू कमज़ोर हो जाएगा और मैं फिर से स्ट्रांग हो जाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा कुंगू क्लब भी बच जाएगा। इधर दीशो बहुत ज़्यादा गुस्से में शू से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर सी उसे रोकने के लिए जाती है, पर वो कहता है कि शू ने उसके शो का अप्रूवल नहीं दिया और वो कैबिन में चला जाता है, जिसे यहाँ देखकर शू येनशिन को बाहर भेजकर जीशाओ को 3 मिनट का टाइम देता है और सी बोलती है कि जल्दी बोलो नहीं तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जीशाओ भी यहाँ पर फटाफट बोलता है कि ये शो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है, इससे गर्ल्स को और ज़्यादा एनकरेज मिलेगा बॉक्सिंग के लिए। जो सुनकर शू कहता है कि इस शो के पीछे तुम्हारा मोटिव मुझे अच्छा लगा, पर इसे अगर तुम शो बनाओगे तो इसमें पैसे और टाइम दोनों की बर्बादी होगी। जीशाओ बोलता है कि आप भला इस तरह क्यों सोचते हैं, एक लीडर की सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी कंपनी बड़ी होगी। सी उनके आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, पर शू बोलता है कि मुझे हालू की नॉवल बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी मैं उसको कंपनी में लाना चाहता था क्योंकि वो मुझे पैसे इनकम करके देगा, इसलिए मैंने तुम्हें भी रखा है। अब येनशिन को पता चलता है कि 2 बोर्ड डायरेक्टर्स शू से अभी मीडिया में जो उसके बारे में चल रहा है उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। तो शू सी को जीशाओ को यहाँ से ले जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सी जीशाओ को समझाती है कि शू को किसी का भी दर्द फील नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है तो उसकी बात का बुरा मत मानो। जीशाओ बोलता है कि मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, पर सी उसे किस तरह से समझाती है कि हम लोग कुछ भी करके कुंगू को बचाएंगे। इधर 2 डायरेक्टर शू पर इंक्वायरी करने वाले थे कि वो अब अच्छे से कंपनी को चला भी पाएगा या फिर नहीं। तो शू बोलता है कि आपको जो करना है करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सब सी और येनशिन भी सुनते हैं।
दूसरी तरफ जीशा अपने शो के बारे में सोचता है कि वो कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। वो जब अपने दोस्त से पूछता है तो वो उसे बोलता है कि एक अच्छा फेस शायद ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, और वो यहाँ पर उसे युनसो के बारे में बोलता है। इसलिए जीशा को आइडिया आता है कि उस शो के अंदर जो भी गर्ल्स आएंगी उनका चैलेंज हम युनसो से करवाएंगे, उससे हमारा शो भी हिट हो जाएगा। इधर से ये अपने रूम के अंदर बैठकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वो शो को बुलाने लगती है लेकिन वो वॉशरूम में था। अब वो उसे बहुत बार बोलती है लेकिन फिर वो अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शो वॉशरूम के अंदर ही बेहोश हो गया है, पर वो अंदर ही था और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। लेकिन सी उसे सीधा बोलती है कि जब येनशिन मुझ पर डाउट कर रहा था तब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, इसके लिए थैंक यू। और उसे पूछती है कि अगर इंक्वायरी होगी तो आप क्या करोगे। शू बोलता है कि मीडिया में लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम भी फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। पर सी उसके बेडरूम तक आ जाती है तो वो उसे धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अगली सुबह युनसो ऑफिस में आती है जीशाओ से मिलने और शू और येनशिन भी मीटिंग के लिए निकल रहे थे, जहाँ शू और युनसो की टक्कर हो जाती है और युनसो के हाथ में शू वही ब्रेसलेट देख लेता है। तभी वहाँ पर जीशाओ आता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जब जीशा और युनसो कैफे के अंदर बैठे हुए थे तभी वो उसके लिए पेस्ट्री लाता है, वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और ये सब कुछ शू और येनशिन देख रहे थे। येनशिन उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो, तो शू बोलता है कि मैं जीशाओ की गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। वहीं जीशा और युनसो से बॉक्सिंग शो के बारे में बात करता है, जहाँ वो जीशा और युनसो से हेल्प करने के लिए बोलती है। तो युनसो सुई से पूछती है कि क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए।